स्टूडेंट्स, ये परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक कंप्यूटर में बताए जा रहे हैं। जैसे सबसे पहला टॉपिक है आपका कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। इस पीढ़ी में पहली पीढ़ी है जो 1946 से 56 तक है। इसमें आपका वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था, वैक्यूम ट्यूब्स का यूज हुआ था। तो इसके बारे में अपने 2-4 टॉपिक याद करेंगे। दूसरी पीढ़ी में आपका ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था। वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। इसके प्रयोग से जो पहली पीढ़ी में कंप्यूटर थे वो इस वाली पीढ़ी में आके कुछ छोटे हो गए, लेकिन इतने ज़्यादा भी छोटे नहीं हुए थे। और तीसरी पीढ़ी है सन 1964 से लेकर 1971 तक। इसमें इस ट्रांजिस्टर की जगह इसमें आईसी का यूज किया गया, जिससे कि इससे ज़्यादा ये और ज़्यादा छोटे हो गए और ये आम प्रचलन में प्रचलित हो गए। और उसके बाद में आई आपकी चौथी पीढ़ी। इसमें आपकी आईसी की जगह VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेट ने यहाँ पर इसका आकार लिया। तो यहाँ पर ये और छोटे हो गए, जिन्हें कि हम आज की डेट में यूज़ करते हैं, जिन्हें हम माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं। जो हमारे घरों में, स्कूलों में, कॉलेजों में जो यूज़ किए जाते हैं वो इसी VLSI चिप पर आधारित हैं, जिन्हें हम माइक्रो कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। और ये पांचवी पीढ़ी है, एक हमारे वर्तमान से लेकर भविष्य तक है। इसमें क्या है, IQ उसमें लगेगा, इंटेलिजेंस की आने वाली जो पीढ़ियों में कंप्यूटर ऐसे होंगे जो कि स्वयं की निर्णय ले सकते हैं, स्वयं की बुद्धि होगी। तो और उसके बाद में सेकंड चैप्टर है आपका कंप्यूटर का। कंप्यूटर में ये यहाँ पर 3 प्रकार के हैं। पहला अनुप्रयोग के आधार पर, दूसरा उद्देश्य के आधार पर और तीसरा आकार के आधार पर। इस अनुप्रयोग के आधार पर यहाँ पे इसको 3 भागों में बांट दिया गया है, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो आपके भौतिकी पर आधारित होते हैं, यानी कि इस प्रकार के जो सिग्नल होते हैं इन्हें हम जैसे घड़ी के माप के द्वारा लगाए हैं। यहाँ पर जो सुई होती है, मान लीजिए हमारे पास ये 1 से लेकर और यहाँ तक कुछ पॉइंट हैं, तो हम इस सुई को यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं जाते हुए। लाइक जो आपकी मोटरसाइकिल में स्पीडोमीटर जो लगा होता है, स्पीडोमीटर, वो आपका एनालॉग सिस्टम पे ही आधारित है। दूसरा है आपका डिजिटल, जो केवल अंकों पर आधारित होते हैं, वो आपके डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। और हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर जिसमें आपका एनालॉग का भी हो और डिजिटल का भी हो, तो वो आपके हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। दूसरा है इसका उद्देश्य के आधार पर जो कंप्यूटर होते हैं वो 2 प्रकार के हैं। पहला सामान्य उद्देश्य और दूसरा विशिष्ट उद्देश्य। ऐसे कंप्यूटर जो कि केवल सामान्य कार्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हम अपने साधारण यूज में यूज करते हैं, वो हम सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर कहलाते हैं। और विशिष्ट उद्देश्य जो किसी विशेष कार्य के लिए, मान लीजिए हमें मंगल ग्रह पर कुछ खोज करनी है, उसके लिए हमें अलग अलग प्रकार के सेंसर वहां पर भेजते हैं उसके यान में, तो उसके लिए जो हम कंप्यूटर डिजाइन करते हैं वो विशिष्ट उद्देश्य के कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में है आपका आकार के आधार पर कंप्यूटर। ये आपका पहला माइक्रो, जो हम घरों में, ऑफिसों में, हॉस्पिटलों में जो भी साधारण रूप में यूज करते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर है। इससे बड़े मिनी कंप्यूटर होते हैं जो किसी बड़ी संस्था में काम किए जाते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो और बड़ी कंपनियां या अपने देश की सुरक्षा एजेंसियां होती हैं, उनमें मेन फ्रेम का यूज किया जाता है। और सुपर कंप्यूटर जो है वो सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है। इसमें सैकड़ों प्रोसेसर इसमें लगे होते हैं, हार्ड डिस्क बहुत सारी इसमें लगी होती हैं, तो ये सुपर कंप्यूटर होता है। भारत की CDEC कंपनी द्वारा पहला जो सुपर कंप्यूटर बनाया गया था उसका नाम था परम। अब आता है आपका सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। और जो ये हमारे सॉफ्टवेयर हैं, ये सॉफ्टवेयर होते क्या हैं, ये प्रोग्रामों के समूह होते हैं, प्रोग्रामों के समूह होते हैं। और इन्हीं छोटे छोटे प्रोग्रामों को मिलाकर हम क्या बनाते हैं, एक सॉफ्टवेयर होता है। तो ये निर्देशों के समूह को तो हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम, और प्रोग्रामों को समूह को क्या बोलते हैं हम, सॉफ्टवेयर। तो यहाँ ये सॉफ्टवेयर जो दिखाए गए हैं वहाँ ये हमने अलग अलग यहाँ से डिलीट कर दिए हैं। पहला है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है आपका यहाँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इस सिस्टम सॉफ्टवेयर में पहला है आपका सिस्टम कंट्रोल। सिस्टम कंट्रोल के बाद में है सिस्टम सपोर्ट और सिस्टम डेवलपमेंट। इस सिस्टम कंट्रोल में पहला आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग जो सिस्टम होता है वो आपके कंप्यूटर के ऊपर संपूर्ण कंट्रोल रखता है, संपूर्ण कंट्रोल इसके अंदर ये रखता है। और जितने भी इसके अंदर प्रोग्राम होते हैं
वो इन पर अपना कंट्रोल करके और उसे हम सावधानी पूर्वक और आसानी से उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरा है सिस्टम सपोर्ट में, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर कहाँ कौन सी फाइल इधर से उधर हो गई है या उनको डिफ्रैगमेंट में लेके जाना है, तो यहाँ हम इसे यूटिलिटी का यूज करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसका वो है तुम्हारा सिस्टम डेवलपमेंट। इस डेवलपमेंट में तुम्हारे इसमें ट्रांसलेटर होते हैं। ट्रांसलेटर यानी कि हमारा जो कंप्यूटर है वो केवल बाइनरी को समझता है, उस बाइनरी को चेंज करने के लिए यहाँ पर ट्रांसलेटर लगे होते हैं, जिसमें पहला है आपका असेंबलर। असेंबलर क्या करता है, असेंबली भाषा में लिखे हुए प्रोग्रामों को, हाई लेवल लैंग्वेज वाले प्रोग्राम जो होते हैं उनको भी, तो यहाँ असेंबलर तो असेंबली भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम को बाइनरी में चेंज करता है। ऐसे ही आपका इंटरप्रेटर है, ये आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को किसमें चेंज करता है, बाइनरी में। लेकिन इसके अंदर जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं उसके लिए प्रत्येक स्टेटमेंट को एक एक करके चेक करता है। तो यहाँ मान लीजिए बहुत सारे अगर इसमें स्टेटमेंट थे तो इनको चेक करने में उसे बहुत सारे घंटों लग सकते हैं, इसीलिए इस इंटरप्रेटर का ज़्यादा यूज नहीं किया गया। फिर उसके बाद आया आपका कंपाइलर। कंपाइलर भी क्या करता है, आपका हाई लेवल लैंग्वेज को बाइनरी में चेंज करता है, और इसका इसमें और इसमें सेम वही है, ये भी हाई लेवल है और ये भी हाई लेवल है। केवल अंतर क्या है कि यहाँ जो स्टेटमेंट थे ये यहाँ तो क्या कर रहा था, एक एक करके, और ये सभी स्टेटमेंटों को क्या कर देता है, एक साथ एग्जीक्यूट कर देता है। नंबर सिस्टम पहला है आपका डेसिमल से बाइनरी। डेसिमल का जो बेस होता है वो 10 होता है और बाइनरी का जो होता है वो 2 होता है। तो जब भी हम डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो इससे हम डिवाइड करते हुए चले जाएंगे, और जो भी शेष बचेगा उसे यहाँ सामने लिखते हुए जाएंगे, चाहे 1 बचे शेष चाहे बचेगा इसमें 0, क्योंकि इसका बाइनरी का बेस 2 है तो इससे नीचे ही इसका शेष बचेगा। और जब भी ये नीचे की तरफ लिखते जाएंगे उसके बाद नीचे से ऊपर की ओर तीर का निशान लगा के उनको लिख देंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर 0 1 1 और ये इसमें कन्वर्ट हो गया ये बाइनरी में। ऐसे तरह से उल्टा जब करेंगे बाइनरी से डेसिमल में जब हम करेंगे तो 2 की जो घात है आपकी 2 की घात से उसे आप घात लगा के उसमें गुणा करके उसे जोड़ते हुए चले जाएंगे। सपोज एग्जाम्पल के तौर पर यही है 101 वाला, तो 2 की पावर 0 हो गया, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। किसी की भी घात जब 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। जब 1 की गुणा हम 1 में करेंगे तो 1 एकम 1, यहाँ पे हो गया 2 की पावर में 2, 0 में करेंगे तो उसका 0, और ये 2 दूनी 4, तो ये आ गया 4 और 1 आपका 5। ये 5 आ गया किसमें, डेसिमल में। इसी प्रकार आपका ये बाइनरी से ऑक्टल है तो डायरेक्ट चेंज नहीं होगा, पहले आपको किसमें चेंज करना पड़ेगा, बाइनरी से डेसिमल में। पहले आप बाइनरी से डेसिमल में चेंज करेंगे और डेसिमल जब बन जाएगा फिर डेसिमल को आप किसमें चेंज कर देंगे, ऑक्टल में। ये मैंने पहले ही समझा रखे हैं कि कैसे ये चेंज होते हैं, तो आपको यहाँ ये आपको क्लियर कर लेने हैं, डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल और बाइनरी से ऑक्टल, और तुम्हारा ये हेक्साडेसिमल से बाइनरी। ऐसे पहले हेक्साडेसिमल से पहले कन्वर्ट किसमें होगा, डेसिमल में, और डेसिमल के बाद फिर वो कन्वर्ट किसमें होगा, बाइनरी में। अब आता है आपके गेट जो होते हैं यहाँ पर जो मुख्य रूप से वो 3 प्रकार के हैं। पहला है नोट, एंड और ये नोट में है जो सिंबल होता है इसका ये बार होता है, इसका ये डॉट होता है और इसका ये प्लस होता है। यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होती है इसमें सिंगल इनपुट होता है तो इसका 0 की वैल्यू 1 हो जाती है और 1 की वैल्यू 0 हो जाती है। यहाँ पर जब भी इसके दोनों 1 और 1 होंगे तभी इसकी वैल्यू 1 आएगी, अन्यथा की स्थिति में सभी वो 0 हो जाएंगी। यानी कि इनको जब हम बनाते हैं तो इनको बोलते हैं हम सत्यता सारणी, ट्रुथ टेबल। ऐसे ही और गेट की जब 0 और 0 होंगे तभी उसकी वैल्यू 0 होगी, अन्यथा की स्थिति में उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये आपको यहाँ से इसकी ट्रुथ टेबल याद करनी है। और इसके जो सिंबल है आपका वो नोट का आपका सिंगल इनपुट और इस प्रकार से ये बन जाता है। और आपका ये अगला है एंड में 2 इनपुट होते हैं और ये इस प्रकार से इसका सिंबल बनता है ऐसे, ये ए हो गया और ये बी हो गया, दोनों के बीच में आपका ए डॉट बी हो गया। यहाँ पर आपका ए था तो ये ए बार हो गया। अब आ गया आपका और गेट, इसमें भी 2 इनपुट होते हैं और इस प्रकार से इसका सिंबल बनता है। यहाँ पर ए है और ये बी है, तो ये आ गया तुम्हारा ए और इसके बीच में इसका जो ऑपरेटर था प्लस, यहाँ प्लस लग जाएगा डॉट बी हो जाएगा। इसी के साथ में आपके इनपुट डिवाइस हैं। इनपुट डिवाइस यानी कि जो कंप्यूटर के अंदर डाटा की एंट्री करते हैं या जिनके द्वारा निर्देश दिए जाते हैं कंप्यूटर को, उन्हें हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। यहाँ पर सबसे जो महत्वपूर्ण है वो कीबोर्ड है, और ये ऑप्टिकल डिवाइस जिसे हम कहते हैं पॉइंटिंग डिवाइस,
जिसका नाम है माउस। और एक और है आपका ये जॉयस्टिक, जो गेम खेलने के लिए काम आता है, ये भी आपकी इनपुट डिवाइस है। देन उसके बाद में है आपकी आउटपुट डिवाइस में, जैसे मैंने यहाँ ये लिख रखा है, मैंने इसको बता दे रहा हूँ आउटपुट डिवाइस को। तो आउटपुट डिवाइस में सबसे जो प्रचलन में है उसे बोलते हैं हम प्रिंटर। यहाँ प्रिंटर के दो प्रकार होते हैं। तो उन दो प्रकारों में उनमें से जो मेन है वो मैंने यहाँ नोट कर दिए हैं, जैसे ये लेजर है और ये डॉट मैट्रिक है, आप इनको याद कर लीजिएगा। और उसके बाद में कंप्यूटर के अंदर दो प्रकार की मेमोरी होती हैं, एक प्राइमरी और दूसरी सेकेंडरी। प्राइमरी वो मेमोरी होती हैं जिनमें जो लाइट जब तक चलती है, लाइट रैम, यानी कि लाइट आने पर जब वो काम करते हैं या कंप्यूटर जो ऑन स्थिति में रहता है, जब उस पर जो वर्क होता है उसे हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। और इस पर केवल उसी स्थिति में काम होता है जब हमारा कंप्यूटर ऑन रहता है। और ये सेकेंडरी मेमोरी में है आपकी, जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी ये हार्ड डिस्क है, और ये CD DVD भी आती हैं, पेन ड्राइव भी आती हैं। तो इनके बारे में आप याद कर लीजिएगा। और इनके अलावा कुछ टिप्पणी है आपकी, जो फोर्ट्रॉन है, कोबोल है, 4GL वगैरह हैं, ये कुछ टिप्पणी आप याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।